हरिद्वार का यह स्थान चैतन्य तीर्थ, प्रखर प्रज्ञा सजन, श्रद्धा के रूप में जाना जाता है। नमस्ते दोस्तों, ट्रैवल विद राजलक्ष्मी में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ आप और आपका परिवार स्वस्थ होगा। अगर आप हरिद्वार जा रहे हैं तो इस आश्रम में जरूर जाइएगा, जिसे हम शांति कुंज के नाम से जानते हैं। जी हाँ, शांति कुंज हरिद्वार का सबसे बड़ा एकड़ में फैला आश्रम है और यहाँ पे आप फ्री में स्टे कर सकते हैं। जी हाँ, फ्री में स्टे कर सकते हैं। साथ ही में अगर आप आश्रम सिर्फ विजिट करने के लिए गए हैं तो वहाँ का प्रसाद जरूर खाएं, जो कि शुद्ध सात्विक भोजन होता है और बहुत ही टेस्टी होता है। उसके लिए आपको 1 रुपये भी पे नहीं करना होता है। सिर्फ आप उस भोजन के प्रसाद के लिए आप वहाँ पे कुछ श्रमदान कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आश्रम के एक कार्यरहित कर्मचारी से बात करते हैं और आश्रम के बारे में सारी डिटेल्स लेते हैं। जैसे अगर हम आश्रम में रुकना चाहते हैं फ्री में तो कितने दिन के लिए रुक सकते हैं, और आश्रम से रिलेटेड सभी प्रकार की जानकारी आपसे साझा करूंगी। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और अपने अनुभव विचारों को साझा करें। शुरू हो जाइए। ये जो आप बच्चों को देख पा रहे हैं, ये हमारे बुरहानपुर एमपी से है, जो कि यहाँ के स्वावलंबन, जो कि कहा जा सकता है बाल संस्कार शाला से जुड़े हुए बच्चे हैं ये। और यहाँ की गतिविधियों से जुड़ने के लिए, समझने के लिए ये बाल संस्कार शाला में भी ये जानकारी लेते हैं कि कैसे हमारे शांति कुंज में बच्चों को के साथ उनकी भविष्य प्लस संस्कार कैसे उनके साथ डेवलप किए जाए, जो कि आधुनिकता में वो एकदम काम कर सके। क्योंकि बोलते हैं कि आज के दौर में कि जो बच्चे हैं, अगर उनको संस्कार नहीं है तो आज की उनकी वैल्यू नहीं है। आज के बच्चे जो हैं वेस्टर्न कल्चर को ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं। तो वेस्टर्न कल्चर ठीक है, लेकिन हमारी जो इंडियन कल्चर है, भारतीय संस्कृति को हम बताती है कि कैसे अपनी वेशभूषा रहनी चाहिए। भारतीय संस्कृति में सिखाते हैं धोती कुर्ते पे ही रहो, जो कि आज का हमारा वेस्टर्न कल्चर है। जीन्स में आ गया, टॉप में आ गया, लोगों में आप देख पा रहे हो कटी फटी जो शर्ट पहनते हैं, जीन्स पहनते हैं, वो आज के फैशन में आ गया है। हाँ। तो आज के हमारे युवाओं को प्रेरित करने के लिए हमारे बुरहानपुर के बाल संस्कार शाला के जुड़े बच्चे हैं, क्योंकि आज इन युवाओं से प्रेरित होना चाहिए कि हमें भारतीय संस्कृति को पालन भी करना चाहिए, धारण भी करना चाहिए, ताकि हम दूसरों के लिए एक मोटिवेशन बन सके और दूसरों को, यानी कि हम उनको मोटिवेट अपने कल्चर को फॉलो करें। और अपनी कल्चर ही सबसे बेस्ट है। तो इन बच्चों के पेरेंट्स यहाँ पे रहते हैं इनके साथ या बुरहानपुर ही रहते हैं? नहीं, इनके पेरेंट्स जो हैं घर पर ही रहते हैं। हाँ। पर इनका जो टीम लीडर है, टीम लीडर है, वो अपने टीम लीडर के साथ आए। ओके, ठीक है। तो ये कब तक रुकेंगे? ये इनका बाल संस्कार शाला कुछ समय होता है। हाँ। महीने हो गया, 1 महीने हो गए, 2 महीने हो गए, 15 दिन हो गए। हाँ। ये शिविर चलते हैं इन बच्चों के लिए। ओके। तो इस दौरान तक के लिए है बच्चे। ओके, तो इसमें इन लोगों को संस्कार सिखाए जाते हैं कि कैसे फॉलो करना है अपना कल्चर। बिल्कुल। अब संस्कार की बात आप कर रहे हो तो संस्कार की बात एक बात बता दें कि हम अभी सबके लाइफ से जुड़ा हुआ वो संस्कार है कि हम सबका बर्थडे मनाते हैं। हाँ। तो बर्थडे में होता ये है कि हम कैंडल्स ला लिए, केक ला लिए, और कैंडल्स केक ला लिए, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको फिर हम बुझा देते हैं, फूंक से बुझा देते हैं। लेकिन कैंडल्स हमें एक बहुत अच्छा मैसेज देता है। क्या मैसेज देता है? कि हमें हमेशा ऊपर की ओर उठना चाहिए, ऊपर की ओर उठना चाहिए, लेकिन लौ की तरह उठना चाहिए। हमारे संस्कार, हमारे कर्म ऐसे होने चाहिए कि हमें हमेशा ऊपर उठना चाहिए। लेकिन हमने जब हवा से बुझा दिया तो हम, यानी कि हम क्या मैसेज दे रहे हैं कि हम प्रकाश से अंधकार की ओर जा रहे हैं। लेकिन हमारा जो, हम एक जन्म दिवस पर ही दीप यज्ञ का कार्यक्रम रखते हैं। हाँ। उसको जन्म दिवोत्सव बोलते हैं। तो उसमें हम करते क्या है कि हम दीप जलाते हैं, तो हमें दीप मैसेज देता है कि अंधकार से प्रकाश की ओर आइए। ओके। है ना, हमारे पास जो ज्ञान है उसको लोगों तक पहुंचाइए, तो हमें दीपक ये मैसेज देता है। लेकिन अगर जब वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करते हैं तो हमें वे, यानी कि अंधकार में ले जाता है। तो ये सबसे अच्छा ट्रेंडिंग है। हाँ। कि आज के दौर पे हम सभी बच्चों का जन्मदिन तो मनाते ही हैं, तो ये फॉलो करें, और इससे क्या होगा कि अपने कल्चर से बच्चे जुड़ेंगे भी और अपने कल्चर को फॉलो करेंगे। और ये दोस्तों, अब चलिए बात करते हैं शांति कुंज में कार्यरहित एक कर्मचारी जिनका नाम है बालाजी केसरी। वो आश्रम के बारे में सभी जानकारी हम लोगों से साझा करेंगे। नमस्ते, मैं राजलक्ष्मी हूँ और एक यूट्यूब पे वीडियो बनाती हूँ
आप आश्रम के बारे में और सबसे पहले आप अपने बारे में अपना परिचय दीजिए कि आप कहाँ से आए हो, आपका नाम क्या है, क्या करते हो और आप आश्रम में क्या योगदान दे रहे हो। धन्यवाद राज लक्ष्मी जी। सबसे पहले तो मैं अपना परिचय देना चाहूँगा, जैसे आपने हमसे पूछा। फ़िलहाल तो मैं देव संस्कृति विश्वविद्यालय का जर्नलिज़्म का विद्यार्थी हूँ और अभी हाल ही में पिछले साल ही मैंने अपना मास्टर्स कंप्लीट किया है जर्नलिज़्म से और एज अ इंटर्नशिप शांति कुंज की मीडिया डिपार्टमेंट है, वहाँ एज अ इंटर्न वर्क कर रहा हूँ, जहाँ पर मुझे वॉइस ओवर आर्टिस्ट और वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग, ये सारी जो स्किल्स है इसमें मैं कुछ अपना इम्प्रूवमेंट कर पा रहा हूँ। तो इन चीज़ों को लेके एक तो मैं जर्नलिज्म का स्टूडेंट, साथ ही साथ जो जर्नलिज्म से जुड़ी हुई कनेक्टिविटी है, कंटेंट है, उस पर मुझे काम करने को मौका मिल रहा है। तो इस प्रकार मैं अभी शांतिकुंज से जुड़ा हुआ हूँ और यहाँ की गतिविधियों से भी हमेशा, जो कि सुबह से शाम तक की जो गतिविधियाँ है उससे भी जुड़ा रहता हूँ। तो आप हमसे जानकारी ले सकती हैं कि आप क्वेश्चनिंग के अकॉर्डिंग कि आप क्या क्या जानना चाह रही हैं, तो हम आपको उस सवाल का जवाब आसानी से दे पाएंगे। ठीक है, हमारे पास सबसे पहला सवाल होता है लोगों का कि वो लोग आश्रम में स्टे करना चाहते हैं, कि कोई किसी का होता है कि हम 5 दिन रुकना चाहते हैं, कोई 15 दिन, कोई बोलता है 1 मंथ, कोई बोलता है कि हम आजीवन आश्रम में रहना चाहते हैं। तो उसका क्या प्रोसीजर है और कैसे वो लोग आश्रम से जुड़ सकते हैं? बिल्कुल, आपका सवाल वाजिब है, क्योंकि जहाँ तक कि कुछ लोगों को जानकारी नहीं होती है कि कैसे आश्रम व्यवस्था से जुड़ा जाए। तो आश्रम व्यवस्था से जुड़ने के लिए बहुत ही सरल और सिंपल तरीका है कि आप जैसे ही बाहर से आते हो तो यहाँ एक स्वागत कक्ष है, गेट नंबर 5 में स्वागत कक्ष है, वहाँ पर आप जाइए। वहाँ पर हमारे जो भी परिजन हैं बैठे हुए हैं स्वागत करने के लिए आपका, कि आप वहाँ उनको प्रॉपर आप जानकारी दो कि आप किस उद्देश्य से आए हुए हो, दर्शन के उद्देश्य से आए हो। यहाँ शिविर भी चलते हैं, 9 दिवसीय, युग शिल्पी, त्रैमासिक। तो किस सत्र से आप जुड़ना चाहते हो, यहाँ संस्कार भी होते हैं जो कि निःशुल्क होते हैं, तो उन संस्कारों के लिए भी आपको वहाँ मौका दिया जाता है। तो आप आइए, आपका स्वागत है, आप स्वागत कक्ष में जाइए, वहाँ पर आप अपनी पूरी रूपरेखा बताइए आप करने के आए हो। यदि दर्शन करने के लिए आए हो तो आपको यानी कि दर्शनार्थी के लिए 3 दिवसीय यहाँ स्टे मिलता है। ओके। और उसके बाद यदि आप साधना सत्र से जुड़ने आए हो तो 9 दिवसीय साधना सत्र से भी आपको जुड़ने का मौका मिलता है। उसके लिए आपको ऑनलाइन भी फॉर्म आप सबमिट कर सकते हो। उसकी वेबसाइट है www.awgp.org में आपको शांतिकुंज से जुड़ी हुई जो भी आपकी ऑफिशियल चीज़ें आप जानकारी लेना चाह रहे हैं तो आपको वहाँ पर मिल पाएगी, सत्र से संबंधित, आप यदि सत्र से जुड़ना चाह रहे हैं। ओके। बहुत लोग होते हैं, मैं सॉरी आपको डिस्टर्ब बीच में बात काटूँ, कि बहुत लोग होते हैं जैसे उनको वेबसाइट नहीं पता हो, जैसे बुजुर्ग हमारे हो गए, वो लोग जुड़ना चाहते हैं और उतना वो लोग फ़ोन नहीं चला पाते हैं, हैंडल नहीं कर पाते हैं। मतलब यूट्यूब तो सब लोग चला लेते हैं आजकल ऐसे उंगली करके, बट प्रॉपर अगर वेबसाइट पे जाके फॉर्म फिल करने की बात हो तो वो हमारे जो पहले के लोग हैं वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो वो लोग को यहाँ पे आना ही होगा, फिर यही ऑप्शन है। आपका जो आपने सवाल रखे बहुत सही है कि लोगों को आना पड़ेगा, क्योंकि आज के दौर पे हम देख ले फिर भी हमारे गांवों की ऐसी व्यवस्था है कि जो बुजुर्ग हैं, जो थोड़ा सा पढ़े लिखे नहीं हैं, तो उनके ध्यान रखते हुए बातों को अगर वो वहाँ पर नहीं कर पा रहे, ऑनलाइन व्यवस्था नहीं से जुड़ पा रहे, व्यवस्था से नहीं जुड़ पा रहे, तो वो यहाँ आके उस जो भी व्यवस्था है उससे जुड़ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं, जानकारी के फॉर्म भर सकते हैं। जैसे हमने बताया कि स्वागत का छाना पड़ेगा, अपनी उद्देश्य बताना पड़ेगा, वहाँ से आपको फॉर्म मिलेगा। उस फॉर्म में आपका नाम, नंबर, यदि आप गाड़ी लेके आए हैं गाड़ी की जानकारी, आपके साथ कितने परिजन आए हैं उसकी जानकारी, साथ ही साथ आपको वहाँ पर आधार कार्ड देना पड़ेगा, जिससे कि आपका एक पूरा डाटा तैयार होगा। उस डाटा के बाद आपको एक रिसिप्ट मिलेगी, आपको किस भवन के लिए अलॉट किया गया है, कहाँ ठहरने के लिए आपको व्यवस्था दी जा रही है। देन उसके बाद आप उस भवन में जाएंगे, आप अपने रूम पर जाएंगे और आप अपने ठहर कर आराम करके और उसके बाद आप यहाँ की एक्टिविटी से जुड़ पाएंगे। ओके। तो उसमें अगर कोई ऑप्शन लेना चाहता है, मतलब मेरा क्वेश्चन है कि उससे एक रूम में अलॉट होगा या फिर शेयरिंग रूम में अलॉट होगा या फिर वो जो एक साथ 2, 4, 10 लोग रहते हैं वैसा अलॉट होगा, तो कुछ ऐसा प्रोसीजर है क्या कि उनको, मतलब जैसे कई लोग होते हैं कि सेपरेट रहना पसंद करते हैं या 1-2 लोग के साथ रहना पसंद करते हैं, बहुत लोग थोड़ा भीड़ भाड़ में रहना चाहते हैं कि हमें अकेले रहना
मुश्किल है हमारे लिए, जैसे वो किसी बीमारी से ग्रस्त हैं तो वो अकेले थोड़ा सा संघर्ष कर जाएंगे, इसलिए वो चाहते हैं कि हमारे अगल बगल 2-4 लोग रहें। तो वैसा कुछ सिचुएशन होगा कि मतलब जो एकांतवास चाहता है तो उसको एकांत मिले? बहुत सही। तो इस पे एक बात बताना चाहूँगा कि जैसे कि आपको अगर शेयरिंग में, सिंगल में और जो व्यवस्थाओं को लेके आप यहाँ मांग करने आ रहे हो, तो उसके लिए जो व्यवस्थाएं हैं यहाँ कि आपको यहाँ पर जो भी उस समय व्यवस्था आपको उपयुक्त रहेगी, वहाँ पर जो अवेलेबल रहेगी, अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग आपको वो जगह दी जाएगी। उस पे ये है कि हमारे जो भी परिजन आएंगे अपना जो भी वक्तव्य देंगे कि हमें सिंगल चाहिए, शेयरिंग में चाहिए, तो ऐसा नहीं है। यहाँ की व्यवस्था के अनुसार जो भी उपलब्ध रहा, अच्छी से अच्छी व्यवस्था आपके साथ साझा करेंगे। ओके, थैंक यू। और आप ये बता दीजिए कि जो यहाँ का समय सारणी है कि कब कौन सा संस्कार या जो भी यहाँ पे होता है पूजा पाठ, वो कब कैसे होता है? बिल्कुल। तो यहाँ का सबसे अच्छा जो भी सभी के लिए अपनाने योग्य है जो वातावरण है, समय सारणी है कि जो भी है 3:30 बजे सुबह से जागरण होता है। 3:30 बजे सुबह भोर में जागरण होता है। हाँ। उसके बाद लोग अपने नित्य क्रिया से संपन्न होते हैं। देन उसके बाद यहाँ माँ गायत्री की मंदिर है, वहाँ पर आरती होती है 4 बजे। ओके। 4 बजे वहाँ आरती होती है। उसके बाद फिर ध्यान साधना होती है। देन उसके बाद जो भी 7 बजे का समय आ गया, यज्ञ का कार्यक्रम होता है। यहाँ पर यज्ञशालाएं हैं, समाधि स्थल के पीछे यज्ञशाला है, वहाँ पर यज्ञ होता है। 8 बजे तक यज्ञ होता है। ओके। वो जो यज्ञ होता है वो क्या आम लोग भी जैसे हम लोग हैं वो भी उसमें शामिल हो सकते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ। यज्ञ वही श्रेष्ठतम कर्म, यज्ञ ही श्रेष्ठ कर्म है। तो इस श्रेष्ठ कर्म को करने के लिए हम सभी परिजन की भागीदारी होनी सुनिश्चित है। तो शांतिकुंज परिवार ऐसे व्यवस्था करके रखा हुआ है कि ऐसी व्यवस्था से सभी लोग जुड़े, ताकि जो यज्ञ है कि यज्ञ के माध्यम से इन्वायरमेंट को सुरक्षित रख पाते हैं, इन्वायरमेंट को बेहतर दे पाते हैं, बेहतर बना पाते हैं। तो उसके लिए यज्ञ की जो आपने व्यवस्था पूछी वो सभी परिजनों के लिए है। ओके। तो मतलब हम लोग भी अगर टाइम से यज्ञ के समय में आ गए तो हमें भी यज्ञ करने का मौका मिल सकता है? बिल्कुल। आप यानी कि जो यज्ञ का समय है 6 बजे से 8 बजे तक का है, तो 6 बजे से 8 बजे तक के बीच में आप आ जाओ तो यज्ञ को आसानी से आप कर पाएंगे, उसमें शामिल हो पाएंगे आप। ओके, ये बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। नहीं तो लोगों को लगता है कि सिर्फ जो यहाँ पे पंडित या जो यहाँ से जो क्या बोल सकते हैं, जो जुड़े लोग हैं सिर्फ वही शामिल हो सकते हैं, आम लोग जो हम लोग आते हैं वो शामिल नहीं हो सकते हैं। बिल्कुल। यहाँ पर सभी परिजनों के लिए सुविधाएं हैं, वो यज्ञ से जुड़ सकते हैं। हाँ, एक और जानकारी देना चाहेंगे कि हमारे जो भाई होते हैं वो अगर यज्ञ करने के लिए आ रहे हैं तो उनके लिए धोती और कुर्ता कंपलसरी है। धोती कुर्ते में आए, अगर कुर्ता ना हो तो धोती जरूर पहन के आए। क्योंकि एक्चुअली में ये होता ही ये है कि कुछ भाई होते हैं कि लेदर वगैरह का बेल्ट वगैरह लगा लेते हैं, तो वो यहाँ पर नहीं वर्जित है। तो आप वो सभी के लिए सजेस्ट करते हैं कि आप धोती पे आओ। ये धोती हमारे भाइयों के लिए है। हमारी बहनें अपनी भारतीय वेशभूषा में ही रहती हैं, तो उनके लिए कोई कुछ नहीं है, वो जैसी वेशभूषा में रहती है वो आ सकती है। ओके, ठीक है। और कोई ऐसा जो मैं पूछ ना पा रही हूँ और आप जानकारी दे सकते हैं हमें, उसकी बारे में बता सकते हैं तो आप बताइए। तो सबसे पहले और भी मैं जानकारी कुछ जोड़ना चाहूँगा कि यहाँ का जो सुरम्य वातावरण है पूरा पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। यहाँ पर आप देख पाते हैं कि यहाँ पर कितनी हरियाली है, चारों तरफ ही हरियाली का माहौल बनाया गया है। हरियाली और खूबसूरत से पौधे फूल, उनको भी खूबसूरत पौधे फूल को उनको लगाया भी गया है। और यहाँ पर समाधि स्थल है। और हाल ही में आज से 2 साल पहले यहाँ पर एक बहुत बड़ा भव्य कार्यक्रम होगा। वो उस कार्यक्रम क्या होगा कि अखंड ज्योति है, दीप दर्शन। यहाँ पर जो भी परिजन आते हैं वो अखंड ज्योति दीप दर्शन जरूर करें, और सभी को करना भी चाहिए। वो इसलिए कि ये जो अखंड ज्योति है परम पूज्य गुरुदेव द्वारा पंडित श्री राम शर्मा जी आचार्य जी द्वारा 1926 में जलाई गई थी। ओके, 1926। तो आने वाला जो समय है 2026 होने वाला है। ओके। तो उस 2 साल बाद उस अखंड ज्योति का 100 वर्ष पूरा होगा। ओके। साथ ही साथ यहाँ परम पूज्य गुरुदेव की जो अर्धांगिनी थी वंदनीय माता जी, इनका भी 1 शताब्दी वर्ष पूरा हो रहा है।
अभी तो फिलहाल गुरुदेव माता जी ने शरीर छोड़ दिया है, तो उनका भी शताब्दी वर्ष माता जी का पूरा होने वाला है। तो अखंड ज्योति और साथ ही साथ बंदनिया माता जी का शताब्दी वर्ष पूरा होने वाला है, तो यहाँ भव्य कार्यक्रम होने वाला है। तो इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए सभी शांति कुंज आएँ, शांति कुंज से हर समय जानकारी लेते रहें। साथ ही साथ इस जानकारी से जुड़े रहने के लिए शांति कुंज का यूट्यूब चैनल है, शांति कुंज वीडियो चैनल, तो आप इससे भी जुड़ें, और ताकि समय समय पर आपको यहाँ से जुड़ी हुई गतिविधियों की जानकारी मिल पाए, और जो आगे आने वाले समय भव्य कार्यक्रम होने वाला है उससे भी आप जुड़ पाएँ। तो ये थी जो आगामी कार्यक्रम की योजना जो कि अभी चल रही है, उस पर काम भी किया जा रहा है। और जो भी हमारे दर्शनार्थी हैं शांति कुंज में आ रहे हैं, शांति कुंज को समझने के लिए आ रहे हैं, तो यहाँ के दीप दर्शन, साथ ही साथ दीप दर्शन के बाद यहाँ की यज्ञशाला से जुड़े, और यहाँ हिमालय, यानी कि हम हिमालय जाते हैं यहाँ से केदारनाथ की ओर घूमने के लिए आते हैं, लेकिन वो छोटा सा उसका प्रतिरूप है हिमालय दर्शन। तो यहाँ हिमालय मंदिर बनाया गया है। साथ ही साथ जब हम जा रहे हो दीप दर्शन, अखंड दीप दर्शन के लिए, तो हम माँ गायत्री का मंदिर है, माँ गायत्री के मंदिर का भी दर्शन करें। जस्ट माँ गायत्री के मंदिर के बगल में भटका हुआ देवता है कि आज का जो इंसान है वाकई में भटक गया है। तो उस भटके हुए देवते को पहचानने के लिए अगर जो भी दर्शनार्थी दर्शन करने के लिए आते हैं, उस भटके हुए देवता को अपने मिरर में जाके देखें। वो मिरर आपको आपका पहचान कराएगा, वो आपको आपकी चीज़ें बताएगा कि आज मान लीजिए हम अपना ही एग्जांपल दे दें कि आज हमने 25 साल की उम्र पार कर ली, 25 साल की हो गई है, लेकिन 25 साल के दौर में हमने क्या किया, अपने लिए क्या किया, समाज के लिए क्या किया, घर वालों के लिए क्या किया, परिवार वालों के लिए क्या किया। तो अगर आप अपने से नहीं जागृत हो पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो, तो उस भटके हुए देवता के सामने ज़रूर खड़े हो, और उस जो आपको फील आएगा उस दौरान वाकई में आपको सीरन सी आएगी, और आपको अपना मनोबल जागृत होगा कि वाकई में समझ में आएगा आपको करने क्या है, करना क्या है, और समाज के लिए क्या, देश के लिए करना है, वो आपको वाकई में समझ में आएगा। वहाँ पे अपनी मनोस्थिति का पता चल जाएगा वहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल, वो नाम ही है भटका हुआ देवता। हम भटक चुके हैं अपनी हाँ, वो मैंने जितनी बार आई हूँ उतनी बार देखा है, बट वो मुझे समझ नहीं आया, बट मुझे मतलब थोड़ा बहुत अनुमान लग गया कि कुछ तो है, लेकिन मैंने कभी उसको फील नहीं किया। आज फील करूंगी क्या है। अब वहाँ पर एक वेद वाक्य भी लिखे हुए हैं, अहम ब्रह्मस्मि तत्त्वमसि। जब आप भटका हुआ देवता में जाओगे तो उसमें वेद वाक्य लिखे हैं, अहम ब्रह्मस्मि तत्त्वमसि, यानी कि मैं ब्रह्म हूँ। ब्रह्म का अर्थात है सृजन करता। भगवान ब्रह्मा की हम बात करते हैं, उन्होंने सृष्टि की रचना की है, तो उसी से जुड़ा हुआ ब्रह्म है। ब्रह्म हमें मैसेज देता है कि सृजन करता, निर्माण करना। तो आपकी क्या भूमिका है समाज के निर्माण में, ये ब्रह्म से हम जानकारी ले पाएंगे, समझ पाएंगे कि आपकी क्या भूमिका है समाज के निर्माण में। अहम ब्रह्मस्मि, मैं भी ब्रह्म हूँ, हमने भी समाज से जुड़े हुए, हमें भी समाज ने तैयार किया हुआ है, तो हम समाज के लिए कर क्या पा रहे हैं। तत्वमसि, आप क्या कर रहे हो समाज के लिए, तो उस समाज से के लिए जो समाज ने आपको इतना बेहतर तैयार किया, इतना बेहतर सहयोग दिया, तो उस समाज से के लिए आप कर क्या पा रहे हो, ये आपको एक तो खुद से सवाल आएगा, और उस सवाल के ही बतौर आप उसका जवाब ढूंढने चलोगे, और जब आप उसका जवाब ढूंढने चलोगे तो आपको समाज में जो भी फैली हुई विकृतियां हैं उसको दूर करने का प्रयास करोगे। और उसको दूर करने का प्रयास कैसे करोगे आप, ये भी सवाल है। तो उसको दूर करने का एक ही तरीका है, परम पूज्य गुरुदेव ने एक बहुत ही अच्छा मैसेज दिया है कि जैसे कि हमने भगवत गीता के बारे में सुना है। भगवत गीता में 18 अध्याय है, तो परम पूज्य गुरुदेव ने भी युग निर्माण सत्संकल्प बनाए, जो कि गीता के 18 अध्याय के बराबर है। और वो गीता के 18 अध्याय के बराबर कैसे है कि वहाँ एक एक पॉइंट दिए गए हैं कि उस पॉइंट को आप समझो, जानो, परखो, फिर उसके बाद अपना क्रियाकलाप एक्टिविटी तैयार करो। उसमें से एक पॉइंट मैं आपको बताता हूँ कि परंपराओं की तुलना में विवेक को महत्व देंगे। परंपराओं की तुलना में विवेक को महत्व कैसे देंगे, हमारी रूढ़िवादी परंपराएं चली आ रही हैं। हम आज़ादी के समय से हम बात कर लें, चाहे आज़ादी के पहले भी बात कर लें, कि एक लोगों में मानसिकता है कि आज के दौर में भी हमारी महिलाओं को लेके कि आगे कुछ काम नहीं कर पाएंगी। बहुत कुछ तो अभी आज की गवर्नमेंट ने बहुत तरक्की कर ली है, लेकिन पहले के समय में जो कि मान्यताएं थी लोगों की, महिलाओं को लेके खासतौर की, इनको कोई जिम्मेदारी नहीं दी जाती थी, और जिम्मेदारी नहीं दी जाती थी तो वो अपने ऊपर विकास नहीं कर पाती थी। उन्हें केवल और केवल चूल्हा और चौका तक ही सीमित रखा जाता था। लेकिन आज के दौर पे आप देख लो,
गुरुदेव ने नारी सशक्तिकरण पर बात कही, तो नारियों के लिए भी इस संस्था में भी जुड़े हुए जो भी स्वावलंबन देख लो, चाहे आप उनके क्रियाकलाप की बात करें, तो आज के दौर में हम जब यज्ञ की बात कर रहे हैं तो यहाँ जो यज्ञशाला में कराने का कार्यक्रम है वो हमारी महिलाएं ही करती हैं, देव कन्याएं ही करती हैं। तो आप देखो कि जब हम पुराने दौर पे देखते हैं, चाहे अपाला हो, ये जो देव कन्याएं थी, माताएं थी, कि जो ये 21वीं सदी आ रही है वो नारी की सदी है। तो आज के दौर में वाकई में नारी ही है जो देश को संभालने में, देश को सहयोग करने में और एक समाज निर्माण में अपनी बड़ी भूमिका निभा सकती है। तो ऐसा है हमारा शांत कुंज का पूरा परिदृश्य। तो हमारे जो भी परिजन आए, शांत कुंज जरूर आए और शांत कुंज के हर जुड़ी हुई व्यवस्था में अपना सहभागी बने और यहाँ के कार्यक्रम को सीख कर, समझ कर समाज तक पहुँचाने का प्रयास करें, क्योंकि गुरुदेव ने कहा है कि यदि आप हमारा काम करते चलोगे तो हम आपका काम जरूर करेंगे। धन्यवाद। आशा करती हूँ अभी तक आप वीडियो में बने होंगे। अब चलिए हम भ्रमण करते हैं आश्रम को। आप जैसे ही गेट से एंटर करोगे, सबसे सुंदर और सबसे अच्छी जगह आपको देखने की मिलेगी, वो है पौधशाला। यहाँ पे पौधशाला है और जो औषधि का प्रदर्शनी यहाँ पे लगा रहता है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। आश्रम बहुत ही खूबसूरत है। तो सबसे पहले हम चलेंगे पौधशाला में। यहाँ पे सभी तरह के जड़ी बूटियों और पौधे लगे हैं जिनके बारे में आप जानकारी ले सकते हो। पौधों यानी जो पौधे गमले में लगे हुए हैं उनके सामने उनका नाम लिखा हुआ है, साथ में एक स्कैनर रखा हुआ है। आधुनिक दुनिया में सबके पास आधुनिक उपकरण है, यानी हमारे पास मोबाइल फ़ोन है, जिसके माध्यम से हम गूगल स्कैनर ऑन करेंगे और इसे स्कैन करेंगे तो उसके बारे में सारी डिटेल्स आपको पता चल जाएगी। अब हर्बल प्लांट्स एग्जीबिशन की तरफ चलते हैं, यानी वन औषधि प्रदर्शनी की तरफ चलते हैं। यहाँ पे जितनी भी तरह की जड़ी बूटियाँ होती हैं जिनका यहाँ पे एक छोटा सा प्रदर्शनी लगा रखा है। यहाँ पे जड़ी बूटियों के बारे में सारी डिटेल्स लिखी गई हैं, साथ ही में स्कैनर दिया गया है, आप उसे स्कैन करके उसके बारे में डिटेल्स जान सकते हैं। साथ ही में वहाँ पे मेंशन भी है कि यह दवाई, यह औषधि जो है किस रोग में काम आती है। साथ ही में ये भी बताया गया कि इसे इस यूज़ के लिए अगर आपको शुगर है तो ये दवाई उसमें यूज़ ना करें। अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे आता है पुस्तकालय। अगर आप गायत्री परिवार के किसी भी सन का बुक लेना चाहते हैं या गायत्री परिवार में जो श्री राम शर्मा ने जो बुक लिखी है उनके बुक आप पढ़ना चाहते हैं, वो यहाँ पे मिल जाता है। तो आप वो बुक खरीद के पढ़ सकते हैं, या फिर घर में या फिर किसी को गिफ्ट करना चाहते हैं वो भी यहाँ से आप ले जाके दे सकते हो या फिर पढ़ सकते हो। यहाँ से निकलने के बाद आपको मिलता है एक कृत्रिम झरना जो कल कर बहती हुई आ रही होती है और सामने बहुत सुंदर व्यू आपको मिलेगा। लोग यहाँ पे खड़े होके फ़ोटो शूट करते हैं, तो अगर आप फ़ोटो या सेल्फ़ी लेना चाहते हैं तो ये अच्छा व्यू है, यहाँ पे आप फ़ोटो और सेल्फ़ी ले सकते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। आ गए हम माँ भगवती भोजनालय, यानी शांति कुंज का वो जगह जहाँ पे प्रसाद दिया जाता है। यहाँ पे एक टाइमिंग है, सुबह 8:30 बजे से दोपहर के 1 बजे और शाम को 4 बजे से 8:30 बजे रात्रि तक यहाँ पे प्रसाद मिलता है।
आश्रम काफ़ी बड़ा है। आपको आश्रम को घूमने में लगभग 2 से 4 घंटे लग सकते हैं। और अगर आप आश्रम में टाइम पे पहुँचे हैं तो माँ गायत्री की शाम की आरती अवश्य देख के जाएं, बहुत ही अच्छा लगता है। ये मैं वहाँ पे हूँ जहाँ पे भगवान शिव का एक छोटा सा मंदिर है, जिसकी पूजा की तैयारी चल रही थी और भगवान भोलेनाथ को तेल और घी फूल से सजाया जा रहा था। अपना जीवन आप लोगों ने दान कर दिया यहाँ पे, तो वही सारी और मतलब महिलाएं रहती हैं यहाँ पे। राशन फासन खाना पीना देना सब मिलता है, आश्रम की तरफ से मिलता है। की सेवा में यानी जगह जगह अपनी अपनी ड्यूटी मिल गई ना। हाँ हाँ। है कि भोले बाबा का आरती पूजा फूल सजा रहे हैं, पूरी सफाई करना है, सबका। कितनी महिलाएं रहती होंगी? यहाँ हम तो 3 हैं बस। अच्छा, ये मतलब लिखा हुआ है ना यहाँ पे महिलाएं मंडल रहता है? नहीं, वो तो पहले था, ये कोरोना आया ना। हाँ हाँ, तब से थोड़ा है। हाँ, बैठल नहीं, उस रूम में बना लिया हमने। अच्छा। यहाँ क्लास लगी, क्लास करते हैं। हाँ हाँ, ओके, ठीक है। अब आगे बढ़ने पे हम चलेंगे वहाँ पे जहाँ पे होती है हवन। यहाँ पे हवन सुबह के टाइम होती है, उसका भी हिस्सा आप बन सकते हैं, यानी यज्ञशाला। यज्ञशाला में ये प्रवेश द्वार है, यहाँ से आप एंटर कर सकते हैं। हाँ, अगर आप यज्ञशाला में भाग लेना चाहते हैं तो आपको शालीन वस्त्र पहन के आने होंगे, यानी धोती कुर्ता पजामा पहन के आने होंगे। कोई वेस्टर्न ड्रेस नहीं चलेगा पुरुषों के लिए। अगर महिलाएं हैं तो साड़ी या सूट में आ सकती हैं। यह शाम का टाइम है, लेकिन सुबह की तैयारी अभी से कर दी जाती है ताकि सुबह सुबह भागम भाग ना रहे। यह स्थान चैतन्य तीर्थ प्रखर प्रज्ञा सजल श्रद्धा के रूप में जाना जाता है। यहाँ पे सुबह और शाम शांति से बैठ के आप योग साधना कर सकते हैं। आश्रम में जगह जगह पे आपको प्याऊ मिल जाएगा। आपको प्यास लगी है तो पानी पी सकते हैं। और हर कदम पे यहाँ पे हॉल है जहाँ पे कुछ ना कुछ चलता रहता है, कीर्तन भजन चलता रहता है। दोस्तों, अगर आप यहाँ पे रहना चाहते हैं तो बताए गए निर्देशों के अनुसार आप यहाँ पे आके रह सकते हैं। अगर एक दिन के लिए आश्रम में आना चाहते हैं तो आश्रम के रिसेप्शन पे आके बात कर लीजिए। बहुत आसानी से आपको रहने के लिए जगह सुविधा अनुसार मिल जाती है। ये सारा जो आप देख रहे हैं यहाँ पे आप लोग के लिए ही बनाया गया है। हम जैसे लोग ही यहाँ पे आके 3 दिवसीय, 10 दिवसीय, 15 दिवसीय, 1 महीना के लिए यहाँ पे आश्रम में रुकते हैं और आश्रम में योगदान देते हैं, पूजा पाठ करते हैं। अब चलिए दोस्तों, आश्रम का दूसरा पवित्र स्थल यानी देव माता गायत्री माता मंदिर दिखा देते हैं। जब मैं पहुंची थी तो संध्या होने वाली थी, कुछ ही पलों में आरती शुरू होने वाली थी। उससे पहले यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पे जितने भी सप्त ऋषि हैं उनकी प्रतिमाएं बनाई गई हैं और उनके बारे में सारे डिटेल्स ऑन बोर्ड लिखा हुआ है। आप रुक के समय दे के पढ़ सकते हैं। दोस्तों, ये वही जगह है जो
बालाजी केसरी ने हमें बताई थी कि यहाँ पे आप खड़े होके अपने आप को देख सकते हो कि आप कहाँ पे खड़े हो, आप अपने आप को अनुभव कर सकते हो। अगर आप अपने आप को पहचान करना चाहते हो तो यहाँ पे ज़रूर आएँ और अपना समय दें और अपने आप को पहचानें। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी, मेरी जानकारी आपको कैसी लगी, वो कमेंट यानी संदेश बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर पसंद आई है तो लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिएगा ताकि आश्रम से रिलेटेड सारी जानकारी लोगों तक पहुँचे और उनको भी इस खूबसूरत आश्रम के बारे में जानकारी मिले। और अगर वो हरिद्वार आ रहे हैं तो इस आश्रम में एक बार विजिट करने ज़रूर आएँ। अगर आप गायत्री परिवार से जुड़ना चाहते हैं तो आश्रम में आके या फिर ऑनलाइन आप गायत्री परिवार से जुड़ सकते हैं। और यहाँ पे रहने और खाने के कोई चार्जेस नहीं है। अगर आपसे कोई ऑनलाइन बुकिंग मांग रहा है इस आश्रम के बारे में तो वो फ्रॉड हो सकता है, क्योंकि ऑनलाइन बुकिंग आश्रम नहीं लेती है। इस बात का आप विशेष ख्याल रखिएगा, आपको आश्रम में ही आके बुकिंग करानी होती है। दोस्तों, अगर आपको किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए यानी शांति कुंज के बारे में किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए या फिर हरिद्वार से रिलेटेड किसी भी प्रकार की आपको जानकारी चाहिए, कृपया करके आप कमेंट करें। मैं जल्द से जल्द कमेंट यानी जो आपके क्वेश्चन है उसके सुझाव या आंसर देने की कोशिश आपको ज़रूर करूँगी। चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगले जानकारी के साथ। तब तक आप हमारी वीडियो देखें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपके समक्ष इसी प्रकार की जानकारी साझा करती रहूं। जय माँ गायत्री।